हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोकोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हमने 7 लेक्चर अभी तक कवर कर लिए हैं। यह है लेक्चर नंबर 8। अभी तक हमने जो कंसेप्ट कवर किए हैं वो है सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, और रिसेंटली अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर भी लिया था। इस वाले लेक्चर में हम बचे हुए जो हमारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.2 के वो कवर करेंगे और इस पर्टिकुलर टॉपिक से बाहर आएंगे। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसेट। ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर है। तो हमारा एक तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल रह गया था, एग्जाम्पल नंबर 8, और 1.2 के कुछ क्वेश्चंस थे। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8। ये सॉल्व एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन भी देना है। पहले की बात करते हैं, चलिए तो हम लिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय। अब एलॉय में ए हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया। भैया दूसरा एल कहाँ गया? मैंने कहा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, हम नहीं लिखते हैं। अगर आप बी की बात करें तो यहाँ पर बी है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल। तो एल ओ वाई ए, अगेन हम एल को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड है। आप देखेंगे ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू बी, एल बिलोंग्स टू एक्स, एल बिलोंग्स टू बी, ओ बिलोंग्स टू एक्स, ओ बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू बी। उसी प्रकार से बी के भी सारे एलिमेंट एक्स में है, तो हम यही लिखेंगे। जस्टिफिकेशन में यही लिखना होता है, सिंस द सेट्स एक्स एंड बी हैव exactly the same elements, comma, hence x equals to b। लंबा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, since each element of set x lies in the set b and each element of set b lies in the set x, therefore set b and x are equal। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात करते हैं, the set A is equals to the set of all n such that n belongs to z and n square is less than equal to 4। तो सबसे पहले A की बात करते हैं बच्चों, जो आपका सेट है। देखिए अगर आपके n का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो मैंने बोला कि भैया 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। उसी प्रकार से -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया टोटल 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 होता है, जैसे इन दोनों का 4 होगा, और बाकी सबका लेस देन 4 होगा। तो हमने लिखा -2, -1, -0, -1, -2। तो आपका दूसरा जो सेट है बी की बात करते हैं, ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो भी सॉल्यूशन आए हम उनको दोनों को लिस्ट कर सकते हैं। रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर इंटीजर्स की बात हुई थी। अगर ये नेचुरल नंबर की बात करता तो मैं सिर्फ 1 और 2 को लिखता, 0 भी इंक्लूड नहीं करते। चलिए देखते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -2x - x + 2 = 0। x कॉमन लेंगे तो x - 2, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 2। तो टोटल आपको मिलेगा x - 1 × x - 2 = 0। तो यहाँ पर आपको x और x की 2 वैल्यू मिल गई, वही 2 आपके एलिमेंट ऑफ सेट बी होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली 0 बिलोंग्स टू सेट ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इतना काफ़ी है। जस्टिफिकेशन देना है ना, तो आपको एक रीज़न देना होता है। -1 को ले लो हेयर, कॉमा, -1 बिलोंग्स टू ए बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो आपको ये पता लगाना था कि कौन से पेयर ऑफ सेट इक्वल होंगे। तो पहला जो पेयर है वो इक्वल है, दूसरा पेयर इक्वल नहीं है, और हमने जस्टिफिकेशन दे दिया। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। सो 3, 2 और 1, आई होप नोट हो गया होगा। तो ये है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और यही पूछता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। यानी कि जो पहला वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इन सारे पार्ट्स में 2 सेट आपको दिए, एक पेयर दिया है। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि ये पेयर इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अब अगर आप पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिख रहा है क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, कॉमा, सो A = B।
तो आपका जो पहला सेट है इसमें आपको साफ दिख रहा है ABCD और DCB है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ पहला जो जिस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे हैं उनका डिफरेंस है, ऑर्डर सेम है बच्चों, ऑर्डर 4 है दोनों का। दूसरे की बात करते हैं, 4 है, यहाँ पर है 8 कॉमन है, 12 इसमें नहीं है, 16 और वैसे ही इसमें 18 है वो नहीं है। तो आप कोई भी एक किसी भी एक एलिमेंट को रीज़न बना सकते हो। हेयर कॉमन क्या लिखोगे आप, 12 बिलोंग्स टू सेट A बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, therefore A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। तो पहला पेयर इक्वल है, दूसरा अनइक्वल है। ऐसा आप ये भी लिख सकते थे कि B 18 बिलोंग्स टू B बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तीसरे सेट की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर एक काम करते हैं, B को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अपने को A दिया हुआ है, तो A हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और B को भी लिस्ट कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर की बात करें तो 10 से छोटा और इक्वल भी है, यानी कि 4, 6, 8 और 10। तो बच्चों ये तो सेम है, क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम, हेंस A इज इक्वल्स टू B। ये इक्वल सेट्स हो गए। फोर्थ की बात करते हैं तो आपको जो B है वो तो दिया हुआ है, A को लिखना है। B हमें दिया है 10, 15, 20, 25, 30। तो ये 10 के बाद 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स, लेकिन स्टार्ट हो रहे हैं 10 से, 5 2 10 और x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो x अगर 10 का मल्टीपल है तो ये होगा 10, 20, 30, 40 ... तो क्लियरली A और B आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में ना भी लिखो। देखो रोस्टर फॉर्म में ना लिखने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बोलोगे सर यहाँ पर x पे कोई कंडीशन नहीं दी है, ये नेचुरल है या इंटीजर है। तो अगर इंटीजर हो सकता है तो सर -10, -20, -30 भी तो मल्टीपल हुए ना 10 के। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। रीज़न क्या लिखोगे, हेयर 15 बिलोंग्स टू B बट 15 विल नेवर बिलोंग टू A। क्यों? बिकॉज 15 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि 15 10 का मल्टीपल नहीं होता, तो 15 A में तो कभी लाई नहीं करेगा। तो अगर आप इसको लिस्ट ना भी करते हो तो भी चलेगा। अब 15 क्योंकि दोनों में लाई नहीं कर रहा है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस एक एलिमेंट की बेसिस पर आप ये बात कह सकते हो A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। तो पहला इक्वल है, दूसरा नहीं है, तीसरा इक्वल है, चौथा नहीं है। समझ में आया? तो ये कंपलसरी नहीं होता लिखना, तुम्हारी इच्छा है तो लिखो वरना मत लिखो। तुम्हें लगता है डिस्प्यूटेड केस है, जैसे यहाँ पर था कि सर हमें नहीं दिया हुआ कि आपने तो नेचुरल नंबर मान के कर दिया, 10 0 या 0 होल नंबर होता तो क्योंकि एक्स पे कंडीशन नहीं दी है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रीज़न में जो है उसमें दम होना चाहिए, जस्टिफिकेशन, उसके मार्क्स होते हैं। चलिए नोट कर लेंगे इसको। सो आई होप नोट हो गया होगा। सो आई होप अब आपको दिखने लग गया होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। तो अगेन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। अगर इक्वल हैं तो भी रीज़न देना है, नहीं है तो भी देना है। तो चलिए सबसे पहले सेट की बात करते हैं। आपको A दिया है 2, 3 और B के लिए कह दिया है दैट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x² + 5x + 6 = 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x कॉमन लेंगे तो x + 3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0। सो x + 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x + 2। तो दिस विल गिव अस x + 3 = 0 एंड x + 2 = 0, यानी कि ये दो वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको जो सेट मिलेगा वो है -2, 3। इसके सॉल्यूशन का ही आपको सेट बनाना था। क्लियरली आपको दिख रहा है कि A B के बराबर नहीं है। क्लियरली A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, क्योंकि रीज़न भी लिखना तो लिख सकते हैं, सिंस -2 बिलोंग्स टू B बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये लिख सकते हो। एक रीज़न ये भी लिख सकते हो, सिंस दे बोथ हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जनरलाइजेशन तभी होता है जब सब चीज़ के लिए सेटिस्फाइड हो। जैसे आप जनरलाइज जब लिखते हो इन अ जनरल दिस इज़ ट्रू, तो ट्रू होना है तो सबके लिए ट्रू होना है, और अगर गलत होना है तो कोई एक एग्जांपल भी अगर आप दे देते हो तो फिर वो पूरा का पूरा थ्योरम हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर वो एक ही एग्जांपल है तो उसे एक्सेप्शन की तरह लिया जाता है,
वरना एक एग्जाम्पल के बेसिस पर आप पूरी की पूरी थ्योरम को गलत साबित कर सकते हैं। तो हमें अनइक्वल होने का एक रीज़न देना था, वरना तो अगर आप जनरल बात करें तो दिख ही रहा है कि एलिमेंट्स अलग अलग हैं। ये ध्यान रखना, आगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें बहुत काम आएगी ये बात जो मैंने बोली है। वहाँ किसी एक नंबर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भैया आपकी ये थ्योरम गलत है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में देखते हैं सबसे पहले, एक तो एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया और डब्ल्यू हो गया। अगेन हमने कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करा क्योंकि यही रूल होता है। बी के लिए कहा गया है द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ। तो डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल और एफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी वैसे भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा और हमने भी नहीं करा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ए और बी इक्वल सेट्स हैं। क्यों? एज each and every element of sets A and B is same, so A equals to B। तो हमारा जो जस्टिफिकेशन है, जो रीज़न है वो क्या है कि क्योंकि A और B का हर एलिमेंट सेम है तो हम लिख सकते हैं कि A और B आपस में इक्वल होंगे, हैंस दे आर इक्वल सेट्स। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। आई होप नोट हो गया होगा। तो ये है आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसमें भी वही बात पूछी गई है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से सेलेक्ट कीजिए। इक्विवेलेंट सेट के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर, है ना। आपके NCERT में कोई क्वेश्चन मिला नहीं मुझे खास। तो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की कंडीशन पता है कि दोनों सेट जिनको भी आप कंसिडर कर रहे हो या फिर जो भी आपके अंडर कॉन्टेक्स्ट हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसमें सेट सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो सॉल्यूशन 6, चलो इसमें तो फिर कोई पार्ट है ही नहीं तो ऐसे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं कि क्या ए किसी के इक्वल है। तो 2, 4, 8, 12 और ए किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम ए की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ उसने कहा है कि आपको इक्वल सेट्स लिखना है। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट। बी की बात करें तो आप मुझे लग रहा है कि बी और डी आपस में इक्वल है। हेयर बी इज़ इक्वल्स टू डी, क्योंकि आप देख सकते हो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 एक बार मैच कर लिया करो। देखो यहाँ पर भी तुम जल्दबाजी में गलती करोगे, 14 अभी एक अलग एलिमेंट है और 2 अलग एलिमेंट है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं क्या सी किसी के इक्वल है, नहीं है। एफ किसी के इक्वल नहीं है। ई और जी आपस में इक्वल है। ई इज इक्वल्स टू जी क्योंकि 1 और -1 है। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो अगेन इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे MCQs बन सकते हैं। वो बहुत कंफ्यूजिंग सेट दे देते हैं। अभी तो ये तो क्या है, रोस्टर फॉर्म में। कई बार क्या होता है कि वो एक रोस्टर में एक को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे देंगे। तो मेरे हिसाब से इस पर तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ईजी क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको। और इसमें जो दूसरा पैटर्न बन सकता है क्वेश्चंस का वो इक्विवेलेंट के ऊपर बनता है। देखो एक ही क्वेश्चन में क्या होता है, वो पूछ लेते हैं फाइंड विच आर इक्वल एंड विच आर इक्विवेलेंट। तो अगर इक्विवेलेंट पूछ लेंगे तो आप बता सकते हैं ABCD ये चारों इक्विवेलेंट है, EFGH चारों इक्विवेलेंट है। ये किसी मैंने बुक में देखा हुआ है, RD में नहीं, किसी और बुक में ये क्वेश्चन है। NCERT के इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हुआ है और काफ़ी अच्छा एक प्यारा सा MCQ बना रखा है। उसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि इक्वल सेट के पेयर और इक्विवेलेंट सेट के पेयर। तो आपको इंडीड आपको आंसर पता है, लेकिन आपको उसमें ऑप्शन ढूंढने में टाइम लगता है। तो एक MCQ को हार्ड बनाने का ये भी एक तरीका है, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। तो आई होप नोट हो गया होगा, ऐसा कुछ खास था नहीं नोट करने लायक। तो बच्चों इस लेक्चर 8 के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाती है और हम इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें कि टॉपिक है हमारा सबसेट और पावर सेट। तो सबसेट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वहाँ से मेरे हिसाब से जो टॉपिक है बिल्ड होना स्टार्ट होगा और थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल हो जाएगा, कंसेप्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है इस लेक्चर के लिए। एक बात और कि क्लास 11th और 12th हम एक साथ ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, साथ साथ चलेगा। जैसे यहाँ का रिलेशन और फंक्शन खत्म होगा, ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा, वैसे ही हम क्लास 12th के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।